गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी से अगले चैप्टर आश्रम का अनुमानित व्यय का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। पिछले वीडियो में आपने पिछले चैप्टर का अध्ययन किया था, लेकिन इस चैप्टर का अध्ययन करने से पहले हम आपको बता दें कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सकें, और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आइए हम देखते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखित आश्रम का अनुमानित व्यय। देखिए, इस चैप्टर में लेखक ने स्वयं के कार्यों का वर्णन किया है कि चूँकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर गए थे, जब दक्षिण अफ्रीका से लौटकर वे भारत में आए तो उन्होंने भारत में आने के बाद अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की थी। तो उस आश्रम के प्रारंभिक सदस्य कौन कौन और कितने थे, और उस आश्रम का जो एक अनुमानित व्यय था, खर्चा था, वो किस तरह से मैनेज किया गया और कितना था, इस बात को गांधी जी ने इसमें लिखा है। और साथ ही साथ हमें यह भी शिक्षा दी है कि हम सभी को अपना धन बजट बना करके ही खर्च करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो आइए अब हम इस पाठ को देखते हैं। आरंभ में संस्था अर्थात आश्रम में 40 लोग होंगे। यानी जब इस आश्रम की स्थापना की गई, साबरमती आश्रम की अहमदाबाद में स्थापना की गई, तो उसमें प्रारंभ में लगभग 40 लोग थे और कुछ समय में उनकी संख्या 50 हो जाने की संभावना थी, अर्थात उसमें और उनकी संख्या बढ़ने वाली थी। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। यानी हर महीने 10-10 अतिथि लगभग आते रहते थे। इनमें 3 या 5 सपरिवार होंगे, लेकिन आने वाले अतिथियों में कुछ ऐसे अतिथि भी थे जो अपने बाल बच्चों के साथ अर्थात पूरे परिवार के साथ आने वाले थे। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ। अतः गांधी जी ने यह भी सोचा कि जो परिवार के साथ आएंगे हमारे अतिथि, उनके रहने की कुछ इस तरह से व्यवस्था हो जानी चाहिए कि जिससे उनके परिवार के साथ रहने में कोई व्यवधान न उत्पन्न हो, और जो बिना परिवार के अकेले हैं वो सब एक साथ रहेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। और यह सोच करके गांधी जी ने सोचा कि अगर 3 रसोई घर बनाया जाए और कुल लगभग 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में यदि मकान बन जाए तो ये सारी व्यवस्थाएं उसमें हो सकती हैं। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ ज़मीन खेती करने के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि जितने लोग रहेंगे वो खाएंगे भी। तो खाने के लिए निश्चित है कि चूँकि इतना बजट है नहीं हमारे पास कि हम खरीद कर सबको खिलाएंगे, वो रहें यहाँ, खेती करें, काम करें और खाएं तथा आश्रम के कार्यों में सहयोग दें। इसीलिए उन्हें कहा कि लगभग 5 एकड़ ज़मीन भी खेती के लायक होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें। इतने खेती के औजार चाहिए। खेती करने के लिए कुछ औजारों की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए औजार भी चाहिए। औजारों में जैसे बताया उन्होंने कि कुदालें हो, फावड़े हों और खुरपों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सारे सामान औजार भी होने चाहिए। बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए: 5 बड़े हथौड़े, 3 बसुले और 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी बेधनियाँ जिससे छेद किया जाता है, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी सड़ासियाँ, 20 रतल कीलें, छोटी और बड़ी, ठीक ना, रतल यानी जो सपाट बैठ जाती हैं, 1 मोंगरा जिससे लकड़ी का हथौड़ा होता है, और मोची के औजार भी होने चाहिए। ये सारी चीज़ें, चूँकि आश्रम में रहने वाले लोग ही सारा काम करेंगे, तो इसलिए हमें बाहर से किसी कारीगर को, बढ़ई को, मोची को नहीं बुलाना होगा। यहाँ के लोग स्वयं काम करेंगे, इसलिए हमारे पास इन सामानों का होना आवश्यक है। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च होंगे। रसोई के लिए आवश्यक सामान माने जिनसे खाना बनाया जाता है, पात्र हो जाएंगे खाना बनाने वाले और अंगीठी वगैरह, उस समय की जो व्यवस्था थी। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी भी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ।
मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। यानी गांधी जी ने उस समय अनुमान लगाया था कि लगभग एक व्यक्ति पर खाने का खर्चा 10 रुपये महीने होगा, लेकिन हम यह खर्चा अभी निकाल पाएंगे पहले साल में, यह मुझे विश्वास नहीं है। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। मुझे मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। अब गांधी जी ने कहा कि यदि अहमदाबाद में यह प्रयोग सफल होता है तो जितने ऊपर खर्चे बताए गए हैं उसको स्वयं को अहमदाबाद के आश्रम को उठाना पड़ेगा। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी जगह दूसरी प्रकार से जुटा लूँगा। लेकिन गांधी जी ने कहा कि यदि अहमदाबाद की जो सरकार है वह मुझे ज़मीन और मकान फ्री में दे दे, यानी स्वयं के खर्चे से दे दे, तो आश्रम का जो अनुमानित व्यय आएगा उसको मैं अपने आप किसी तरह से कोई जुगाड़ करके उसको वहन कर लूँगा। अब चूंकि विचार बदल गया है इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार न हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। चूँकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है इसलिए यह संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हों। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, क्योंकि स्थानीय स्थितियाँ वहाँ की कैसी ज़मीन की स्थिति है, खेती करने योग्य है कि नहीं है, या कितनी उपजाऊ है, और वहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा है, ये सारी जानकारी गांधी जी को नहीं थी। इसीलिए करें मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी भी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी मुझसे हो सकती हैं। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा, और यदि अहमदाबाद की सरकार इस खर्च आश्रम के खर्च का वहन करना चाहती है तो उसके खर्चे इस प्रकार होंगे। जैसे पहला दिखाया उन्होंने कि किराया बंगला और खेत की ज़मीन होगी, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, वही क्या क्या होंगे उन सामानों को भी दिखाया गया है। देखिए रसोई के सामान जो ऊपर थोड़े में लिख दिया गया था, यहाँ दिखा रहा है कि 4 पतीले 40 आदमियों का खाना बनाने के योग्य होने चाहिए, 2 छोटी पतीलियाँ 10 आदमी खाना बनाने के योग्य, 3 पानी भरने के पतीले या तांबे के कलसे, 4 मिट्टी के घड़े, 4 तिपाइयाँ, 1 कढ़ाई, 10 रतल खाना पकाने योग्य, 3 कलछियाँ जिसे कलछुल कहा जाता है, 2 आटा गूँथने की परातें, 1 पानी गर्म करने का बड़ा पतीला, 3 केतलियाँ, 5 बाल्टियाँ या नहाने का पानी रखने के बर्तन, 5 पतीले के ढक्कन, 5 अनाज रखने के बर्तन, 3 तइयाँ, 10 थालियाँ, 10 कटोरियाँ, 10 गिलास, 10 प्याले, 4 कपड़े धोने के टब, 2 छलनियाँ, 1 पीतल की छलनी, 3 चक्कियाँ, 10 चम्मच, 1 करछा, 1 ईमानदस्ता, मूसली, 3 झाड़ू, 6 कुर्सियाँ, 3 मेज़ें, 6 किताबें रखने की अलमारियाँ, 3 दावतें, 6 काले तख्ते, 6 रैक, 3 भारत के नक्शे, 3 दुनिया के नक्शे, 2 बम्बई अहाते के नक्शे, 1 गुजरात का नक्शा, 5 हथकरघे, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, खेती के औजार, 4 चारपाइयाँ, 1 गाड़ी का मतलब वही जो ऊपर आया है कि मेहमानों को लाने और ले जाने के लिए, यानी बैलगाड़ी, 5 लालटेन, 3 कमोड़, 10 गद्दे, 3 चैम्बर पाट, 4 सड़क की बत्तियाँ। बैसाख वदी 13 मंगलवार 11 मई 1915 को ये लिखा गया था अहमदाबाद सरकार के लिए। फिर चौके का सामान, बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपया। मेरा ख्याल है कि हमें लोहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी ज़रूरत होगी, दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी। ओके बच्चों, तो देखा आपने कि किस तरह से गांधी जी ने अपने अहमदाबाद में स्थापित आश्रम में होने वाले या आने वाले खर्चे का बजट तैयार किया है, कितने अच्छे तरीके से। तो इसी तरह से उन्होंने हमें एक सीख भी दी है कि हमें जब भी कोई खर्च करना हो, अपने घर का बजट बनाना हो, तो हमें अपने पूरे धन का बजट बना करके ही उस अनुसार खर्च करना चाहिए। बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। लेकिन यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ओके, थैंक यू।